तो नमस्कार दर्शकों, इंडिया रिपब्लिक में सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जिस विषय को लेकर हम आपके बीच में उपस्थित हैं उसका नाम है जमानत, या जिसको अंग्रेजी में हम लोग बेल भी बोलते हैं। तो कितने तरीके की यह जमानत होती है, कैसे हम इसको जमानत को ले सकते हैं, क्या इसके इस्तेमाल हैं अलग अलग सेक्शंस में, क्या इसके लिए प्रोविजंस दे रखे हैं सीआरपीसी में, इस पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या हैं आपके अधिकार। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि जो भी जानकारियां हैं वह सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। तो सबसे पहले दोस्तों आपको हम बता दें कि जो बेल होती है उसकी जरूरत हमें कब पड़ती है। जब आपको पुलिस किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस में गिरफ्तार करती है तो ऐसे में हमें बेल की आवश्यकता पड़ती है ताकि जब तक केस का ट्रायल चल रहा है तब तक हम जो है जेल से बचे रहें या जेल जाने से बचे रहें। लेकिन इसमें एक और चीज हम आपको बता दें कि कुछ ऐसे ऑफेंस होते हैं जो गंभीर अपराध होते हैं। ऐसे में क्या होता है कि जब आप गिरफ्तार किए जाते हैं और केस का ट्रायल चलने तक आपको जमानत मिल नहीं पाती है और आपको सजा हो जाती है, तो इसके बाद क्या होगा कि आप जब अपील करेंगे तो अपील करने पर भी आपको बेल नहीं मिल पाएगी या उसके लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ सकती है। तो यहाँ भी एक चीज हो गई। इसके बाद में हम बात करेंगे कि कितनी तरीके की जमानत होती है, कितनी तरीके की बेल होती है। तो पहला जो है वह है रेगुलर बेल, उसके बाद में दूसरा है डिफॉल्ट बेल, तीसरा है एंटीसिपेटरी बेल और चौथा है एंटरिम बेल, जिसको अंतरिम जमानत भी बोला जाता है। तो एक एक करके इसको हम समझेंगे। तो पहला जो सब्जेक्ट है वह है रेगुलर बेल। इसमें क्या कुछ होता है, तो रेगुलर बेल को हम एक तरीके से नियमित जमानत भी बोल सकते हैं और सीआरपीसी के सेक्शन 437, 439 मतलब 437 और 439 में इसके प्रोविजंस दिए गए हैं। और आपको साथ ही साथ बता दें कि गिरफ्तारी और मजिस्ट्रेट के पास में, गिरफ्तारी होने के बाद जब आपको मजिस्ट्रेट के पास में पेश किया जाता है तो उसके बाद रेगुलर बेल आप फाइल कर सकते हैं। इसके लिए आगे क्या प्रोविजंस हैं वह भी हम आपको बता रहे हैं। जहां पर मजिस्ट्रेट होता है, जब मजिस्ट्रेट के पास आप पेश किए जाते हैं तो उस समय सेक्शन 437 के अंतर्गत वह आपको बेल दे सकता है। इसके बाद में अगर सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट की बात कर लें, जब यहाँ पर आप पेश किए जाएंगे तो सीआरपीसी के सेक्शन 439 में इसके प्रोविजंस दे रखे हैं, उसके तहत आपको बेल दी जाएगी। लेकिन यह बेल तभी तक होगी जब तक कि केस का ट्रायल चल रहा है। ट्रायल होने के बाद में जो चीजें सामने आएंगी उसके आधार से आपकी सजा तय होगी या आप बाइज्जत बरी किए जाएंगे। तो या तो हो गई रेगुलर बेल की बात। अब इसके बाद में हम दूसरे नंबर पर बात करेंगे सीआरपीसी के सेक्शन 167 की, जिसमें आपको डिफॉल्ट बेल लेने के लिए प्रोविजंस दे रखे हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको यह बता दें कि जब भी पुलिस एफआईआर करती है और एफआईआर होने के कितने दिनों में वह चार्जशीट फाइल करेगी, अपनी रिपोर्ट लगाएगी, तो उसके लिए एक निश्चित दिन डिसाइड किए जाते हैं। 10 साल तक की जिनमें सजा है या 10 साल से अधिक की सजा है, तो ऐसे जब ऑफेंस होते हैं तो उसमें 90 दिन का समय होता है। इतने 90 दिनों के समय में अगर पुलिस अपनी रिपोर्ट को फाइल नहीं करती है तो ऐसे में जो मुजरिम है उसको बेल दी जा सकती है या अधिकार से उसको बेल मिल सकती है। ऐसे ही जो 7 साल से कम की सजा वाले केस हैं, ऐसे में क्या होता है कि 60 दिन का एक समय दिया जाता है पुलिस को। 60 दिन के समय में अगर वह अपनी रिपोर्ट नहीं लगाती है तो ऐसे में आपको अधिकार से बेल मिल सकती है। लेकिन इसके लिए भी आपको कोर्ट में एक एप्लीकेशन देनी होगी, बाकायदा सारे काम करने पड़ेंगे, उसके बाद में आप बेल अधिकार पूर्वक पा सकते हैं। इसमें एक चीज और आपको बता दें कि जब भी अगर ऐसा होता है कि चार्जशीट फाइल हो जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपको रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो उस समय डिफॉल्ट बेल काम नहीं करेगी, तो ऐसे में आपको रेगुलर बेल ही लेनी पड़ेगी। तो वहां पर ये चीज काम नहीं करेगी अगर चार्जशीट फाइल हो जाती है, पुलिस अपनी रिपोर्ट लगा देती है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम तीसरी बेल की बात करेंगे। अब तीसरे की अगर हम बात करें तो इसको हम एंटीसिपेटरी बेल या अग्रिम जमानत भी बोलते हैं। किसी मैटर में जब आपको ऐसा लगता है कि आप गिरफ्तार हो सकते हैं या गिरफ्तारी की आपको आशंका है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे मुकदमे हो गए, कहीं मारपीट हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया और उसमें आपको पता चला कि आपको भी लिखा दिया गया है और आपको ऐसा लग रहा है कि आप गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। तो ऐसे में हम एंटीसिपेटरी बेल के लिए कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। तो सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में आपको बेल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और सीआरपीसी के सेक्शन 138 में इसके लिए जो प्रोविजंस हैं वह भी आपको दिए गए हैं।
अब इसके बाद में एक सवाल यह भी उठता है कि क्या इसमें एफआईआर होना जरूरी है, उसके बाद ही हम लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो कारण है उसके लिए एक आधार होना भी जरूरी है। कोर्ट आपसे यह भी पूछेगी कि किस आधार पर आपने यहाँ पर बेल के लिए अप्लाई किया है। अगर वह समुचित आधार आप नहीं बता पाते हैं तो कोर्ट जो है इसको प्री मैच्योर मानकर खारिज भी कर सकती है। और इसमें बेल मिलने के लिए क्या कुछ आपके पास जो बेस होना चाहिए वह या तो कोई मेडिकल बेस है जहाँ पर आपकी दवाई चल रही है, कुछ ऐसी समस्या है, या तो आपकी अपराध में कोई भूमिका ही नहीं थी। उसके लिए कोई सबूत आपके पास होना चाहिए जो आपको बेल दिलवा सकता है। इसी के बाद में अगर हम वर्ष 2018 के कुछ पुराने मुद्दों पर जाएं और बात करें तो 2018 में क्या हुआ था कि किसी की भी अपराध की एफआईआर होने पर एंटीसिपेटरी बेल के लिए कोई भी एप्लीकेशन दे सकता था। लेकिन उसके बाद में अमेंडमेंट होता है, संशोधन किया जाता है और रेप जैसे गंभीर केसों में जो अग्रिम जमानत है उसको नहीं लिया जा सकता, ऐसा प्रोविजन भी बनाया जाता है। वहीं दूसरे केस की हम बात करें जो SC/ST एक्ट का केस था, और कुछ समय की बात है कि सुभाष महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का एक केस था जहां पर SC/ST एक्ट में यह कहा गया था कि कोई भी एप्लीकेंट जो है एप्लीकेशन देकर अग्रिम जमानत को वहां पर ले सकता है। लेकिन इसके बाद में काफ़ी सारा हंगामा होता है और इसमें ये कहा गया कि जो CRPC का सेक्शन 438 है वह यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो उसके बाद में क्या हुआ कि इसमें 18A CRPC का सेक्शन 18A इसमें जोड़ा जाता है और उसके बाद में यह कहा जाता है कि SC/ST एक्ट में कोई भी अग्रिम जमानत को नहीं ले सकता या नहीं ली जा सकती है। इसके बाद में अंतिम की हम बात करेंगे तो उसको बोलते हैं इंटरिम बेल या अंतरिम जमानत भी कहा जाता है, इसको अस्थायी जमानत भी कह सकते हैं। तो CRPC में इसके लिए कोई प्रोविजंस नहीं है, लेकिन जब सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में जो एंटीसिपेटरी बेल के लिए जब आवेदन किया जाता है उसके बाद में क्या होता है कि जब कोर्ट उन पर सुनवाई नहीं कर पाती या कुछ सामने वाले को कुछ समय चाहिए होता है किसी चीज़ को साबित करने के लिए, या कारण या गिरफ्तारी की आशंका जो होती है उसका आधार पूछा जाता है, तो ऐसे में क्या होता है कि एप्लीकेंट जो होता है वह कुछ समय की मोहलत कोर्ट से मांग सकता है और कोर्ट उसको एक निश्चित समय तक गिरफ्तारी को उसकी रोक सकती है। तो यह अंतरिम जमानत की मैंने बात कर ली और आशा करता हूँ कि जो चारों चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें ताकि जो विधिक जानकारियां हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें और देश दुनिया की जो जानकारियां हैं वह आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। वीडियो को कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, इससे क्या होता है कि हमें आपका मार्गदर्शन मिलता है, हमें यह पता चलता है कि हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं और क्या कुछ आपको नया चाहिए वह भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।